हाँ जी, तो ये है मेटा एड्स का चैप्टर 5, जिसमें हम देखेंगे कि आप एक कैंपेन कैसे एनालाइज करते हो, डैशबोर्ड देखकर क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, और हमारा एनालिटिक्स देखकर। ठीक है, रियलिस्टिकली हम सारी चीज़ें समझेंगे कि इसमें होता क्या है, क्या चीज़ें आपको नहीं फोकस करनी, क्या चीज़ें एक तरह से डिसीविंग हो सकती हैं आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें एक बारी देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, आज ये लीड जनरेशन का एक कैंपेन उठाते हैं। ठीक है, और इस कैंपेन में अंदर आ जाते हैं ऐड लेवल पे। तो ये एड सेट था, ये ऐड लेवल हो गया। तो एक वीडियो ऐड थी जिसमें मैं कोर्स सेल कर रहा था अपना, एक 40,000 का कोर्स था। अब इसको मुझे एनालाइज करना है। तो पहले मैं हम समझ लेते हैं कि जितना भी हमने अभी तक कोर्स देखा है उसमें कैंपेन्स बना के उसको रन कर दिया, और इस तरीके से आपके पास कुछ डेटा आ गया। अब इस डेटा को एनालाइज भी तो करना आना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। तो हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ई कॉमर्स के लिए भी ऐसे ही होगा। सर्विस बेस्ड में आप लीड्स जनरेशन करते हो, और ई कॉमर्स में आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करते हो। तो आपके यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, 186 लीड्स मुझे आई, रीच आई 16,520, 16,000 लोगों तक मैं पहुंचा। फ्रीक्वेंसी है 1.56, कॉस्ट पर रिजल्ट है 34 रुपीज़, इतना बजट था, अमाउंट स्पेंड इतना, और इम्प्रेशंस इतना। इम्प्रेशंस क्या होते हैं और रीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो रीच का मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम किसी के अकाउंट पे ऐड दिखती है, ऐसे फर्स्ट टाइम जैसे गूगल की मेरे पास आई, तो ये रीच में कंसिडर होती है। अब अगर मैं इसे आधे घंटे बाद रिफ़्रेश करूँ और फिर गूगल एड्स की यही ऐड मुझे दिखे, तो ये इसी ऐड का सेकंड इंप्रेशन हुआ मुझे, बट ये दिखी तो सेम यूज़र को ना। तो फर्स्ट टाइम जब दिखती है तो उसे रीच भी बोलते हैं, इंप्रेशन भी बोलते हैं, बट एक ही बंदे को जब रिपीट पे ऐड दिखती रहती है उसे इंप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रीच। जो यूनिक यूज़र्स है तो आप देखोगे हमेशा रीच आपकी कम होगी और इम्प्रेशंस हमेशा ज़्यादा होंगे। तो 25,000 यहाँ पर इम्प्रेशंस दिखाई दे रहे हैं और 16,000 आपकी रीच है। अब जब आप इम्प्रेशंस को रीच से डिवाइड करोगे आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। मतलब हाउ ऑफन एन एड अपीयर टू वन सिंगल पर्सन, एक बंदे को कितनी बार ऐड दिख रही है, तो 1.5 टाइम्स तो दिख ही रही है। तो ये पॉइंट में आ जाती है वैल्यू, बट मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने के लिए होता है। पहले ये सारे नंबर्स समझ लेते हैं, उसके बाद इनके बेंचमार्क वैल्यूज़ देखेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट 34 रुपीज़ है, इतना मैं स्पेंड कर रहा हूँ पर डे का, और टोटल अभी तक जब से कैंपेन रन होना स्टार्ट हुआ है मैंने 6,000 से ऊपर खर्च दिए, मतलब 6,337 टू बी प्रिसाइज। कॉस्ट पर इम्प्रेशंस या कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं इसे, मतलब अगर ये ऐड मेरी इस तरीके से स्क्रीन पे आई तो इम्प्रेशन क्या होता है, जब कोई ऐड आपके जो भी ग्राफिक या वीडियो है 50% या मोर देन 50% आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से रेंडर होती है, तो उसे फेसबुक एक इम्प्रेशन कंसिडर करता है। अगर ये ऐड ऐसे दिख रही है तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि ये एक इम्प्रेशन आया। ठीक है, तो 50% और मोर देन 50% को कंसिडर किया जाता है कि ये इम्प्रेशन है। ऐसे जब 1,000 लोगों की स्क्रीन पर आ जाए तो उसे बोलते हैं कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। 1,000 लोगों की स्क्रीन पर ऐड दिखाने के फेसबुक हमसे 245 रुपीज़ 0.89 चार्ज कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर है लिंक क्लिक्स। अब आप देखोगे कोई भी ऐड अगर होती है तो वहाँ पे 5 क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मल जिस पेज पे ऐड चल रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके पेज पे चले जाऊँगा, इसलिए बिज़नेस पेज बनाना ज़रूरी होता है एडवर्टीज़मेंट के लिए। इसके नीचे ये ऐड बनती है, ऐड पे मैं क्लिक कर सकता हूँ साइन अप पे, तो ये सेकंड क्लिकेबल एलिमेंट हो गया है ना। मैं इनके पेज उस पर लैंडिंग पेज पे चला गया। थर्ड है लाइक का बटन, चौथा है कमेंट का, पांचवा है शेयर का। तो 5 क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं साइड पे जिन पे क्लिक किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से ये बोल रहा है कि जो लिंक क्लिक्स हैं, स्पेसिफिकली जो इस बटन पे साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं, वो हमें 460 रिसीव होगा। ठीक है, और सीपीसी लिंक क्लिक की तो जो सिर्फ इस पे ही क्लिक कर रहे हैं उनको क्लिक करवाने के कम से कम हमें 13 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब 13.78 रुपीज़। ठीक है, लिंक क्लिक थ्रू रेट, लिंक क्लिक थ्रू रेट होता है 100 में से, ये बहुत आसान वैल्यू है। 100 लोगों की स्क्रीन पे ये ऐड आया, 100 लोगों की स्क्रीन में से अगर 3 लोग क्लिक करते हैं तो आपका 3% CTR हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर माइल अलग है, कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन, और CTR आपका अलग होता है। ठीक है, बेसिकली वो 100 में से होता है। तो ये हमारा 1.78% है। क्लिक्स ऑल का मतलब है, तो मैंने बोला यहाँ पे 5 क्लिकेबल एलिमेंट, चाहे कोई इस पर क्लिक कर दे, कोई इस पर क्लिक कर दे, इस पर कर दे, किसी पे भी कर दे,
तो वो सारे हमारे क्लिकेबल एलिमेंट्स में यहाँ पे क्लिक्स ऑल में आ जाते हैं। CTR ऑल का मतलब हो गया अब वो किसी भी लिंक पे क्लिक अगर करेगा तो हम 100 में से देखेंगे, अगर 100 लोगों को ऐड दिखी तो वो किसी भी एलिमेंट पे अगर क्लिक कर रहा है तो हम उसका CTR निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को ये ऐड दिखी, मेरे जैसे 3 लोगों और को ऐड, मतलब 100 लोगों को ऐड दिखी, 100 में से मैं, विजय और रोहन ने क्या किया, विजय ने मैं CTR ऑल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, CTR ऑल, मैं, विजय और रोहन ने अलग अलग एलिमेंट्स पे क्लिक किया। मैंने लाइक पे क्लिक किया, विजय ने साइनअप पे, रोहन ने पेज पे। पर क्योंकि हमने सबने कहीं ना कहीं तो क्लिक किया तो हमारा भी CTR 100 में से ऐसे निकलेगा, 3 लोगों ने क्लिक किया डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू 100, तो हमारा बेसिकली 3% CTR ऑल आ गया। ऑल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, तो उसका परसेंटेज ये है और उसके नंबर ऑफ क्लिक्स ये है। इसी तरीके से जो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो टोटल नंबर इतने हैं और उसका CTR इतना है जो कि 100 में से निकलता है, ठीक है। CPC ऑल की कॉस्ट भी अब आप समझ जाओगे, किसी ने कहीं पे भी क्लिक किया तो उसको क्लिक करवाने के ओवरऑल एग्रीगेट वैल्यू वो 5 रुपये है, मतलब मोटा मोटा 6 रुपये। चाहे अब वो यहाँ क्लिक कर दे चाहे यहाँ क्लिक कर दे, तो यानी हम जितने भी लोगों को दिखाते हैं कहीं ना कहीं तो वो क्लिक कर देता है, तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो 5.60। बट अगर आपको सिर्फ साइनअप पे क्लिक करवाना है, लिंक क्लिक करवाना है, उसके तो भैया 13 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो सिर्फ कॉल टू एक्शन होता है वो हमेशा आपको महंगा पड़ता है, बट वैसे क्लिक्स कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं, तो जो ओवरऑल CPC होता है वो आपका 5.60 होता है। तो ये आपको समझ आ गया मैट्रिक्स। अब देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो रीच और इम्प्रेशंस तो बेसिकली आपको नहीं देखने, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार एक ही बंदे को बार बार रिपीट पे ऐड दिखा रहा है फेसबुक, इरिटेट ना हो जाए ना वो। तो आप बोलोगे अरे अच्छी बात है ना, रीमार्केटिंग हो गई। रीमार्केटिंग नहीं होती है। रीमार्केटिंग में क्या होता है, जब आपको किसी को यूज़र को ऐसे ऐड दिखती है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया और इग्नोर करके चला गया ऐसे, तो इसको बोलते हैं ऐड इग्नोर कर दी। उसके बाद फेसबुक उसे दोबारा दिखा रहा है, अब वो एक्शन नहीं ले रहा है ना, तो आपको पैसे लग रहे हैं हर बार। रीमार्केटिंग में डिफरेंस ये होता है कि उसने आपकी ऐड देखी और मे बी आपके लिंक पे या लाइक पे कहीं भी अभी क्लिक किया, बट कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पे, उसके बाद चला गया। अब ऐसे लोगों को आप ग्रुप करके ऐड दिखा रहे हो वेबसाइट विजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीड फॉर्म पे, उनको रीमार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। हम कोई स्पेसिफिक एक्शन टेकर्स को या जो थोड़े से इंटरेस्टेड थे उनको जब टारगेट करते हैं वो रीमार्केटिंग है। बट ऐसे ही कोई इग्नोर मार रहा और फिर बार बार उसको इंप्रेशंस दिए जा रहा है फेसबुक, तो आपका जो होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कॉस्ट पर रिजल्ट, क्योंकि पैसे लगे जा रहे हैं भाई बंदे को दिखा के, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई फॉर्म ही नहीं फिल कर रहा, आपकी लीड्स नहीं आ रही है, मे बी आप E-कॉमर्स में हो तो कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.80 के अराउंड अगर रहती है, उससे नीचे रहती है तो आपके कैंपेन्स फिर भी ठीक परफॉर्म करते हैं। 2 के बाद आपके अगर फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मतलब एक ही बंदे को 2 बार ऐड पूरी पूरी दिखा रहा है फेसबुक, तो फिर आपके रिजल्ट्स आने ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब जितना भी इम्प्रेशन का कॉस्ट है, इम्प्रेशन का मैंने बताया था 1000 लोगों की स्क्रीन पर दिखाने के 245 रुपीज़ ले रहा है, तो 25,000 के कितने लेगा, तो 25,000 772 को मैं आप 245 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो अराउंड जो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल अमाउंट स्पेंड। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा अमाउंट स्पेंड देख लो, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो ऑलरेडी फेसबुक करके देता है आपको। अब अमाउंट स्पेंड के साथ आपको डिवाइड करना है बेसिकली नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स आपने जितने रिसीव किए, यानी कितना पैसा लगाया, खर्च किया टोटल, और कितनी आपको सेल्स या लीड्स आई, वो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाएगा कि एक लीड या एक सेल कितने की पड़ रही है ना। बहुत सिंपल मैथ्स है, इससे कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाता है। इनको आगे चलते हैं, छोड़ते हैं। अब देखते हैं ये लिंक क्लिक्स क्या है। तो लिंक क्लिक्स में आप देखोगे आपको 460 क्लिक्स दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ पे ये समझना है, जब कोई आपकी ऐड ऐसे देखता है, ठीक है, तो उस पर अगर वो लिंक पे क्लिक करता है, तो लिंक क्लिक करने के बाद भी कुछ लोग तो ऐसे लैंड होने देते हैं, पूरी वेबसाइट को लोड होने देते हैं, लैंड हो जाते हैं, तो ये तो समझ में आता है कि ये यूज़र लैंड हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड देखते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, लोड होने से पहले कट कर देते हैं, ठीक है। तो फेसबुक कहता है कि भाई मैं तो क्लिक दिया ना आपको, मैं तो लिंक क्लिक करवा दिया आपकी ऐड पे, अब वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ या नहीं हुआ मुझे क्या मतलब। तो वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दोनों का ब्लेंडेड डेटा दिखाता है, जो यूज़र्स लैंड हो गए, जो यूज़र्स लैंड नहीं हुए बट क्लिक उन्होंने किया था।
तो आपको तो उनसे मतलब है ना जो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए। जब लैंड ही नहीं होंगे और तो ख़रीदेंगे क्या, या आपकी लीड क्या फॉर्म फिल क्या करेंगे वो, है ना, तो लीड कैसे आएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए 460 क्लिक्स एक्चुअली रियल यूज़र्स नहीं है जो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सीपीसी वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। आपको जो सबसे पहला मेट्रिक देखना होता है वो देखना होता है CTR ऑल क्यों देखना होता है, इससे ये पता लग जाता है कि आपकी ऐड रेजोनेट कर रही है यूज़र्स के साथ या नहीं कर रही, ठीक है। अगर आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है तो फिर आपको पता लग जाता है हाँ ठीक है। अब इसके इंडस्ट्री बेंचमार्क्स क्या होते हैं। अगर 1.5% से नीचे नीचे आपका CTR आ रहा है, मतलब 1.50% से नीचे आ रहा है, तो फिर बेकार है आपकी ऐड, रेजोनेट नहीं कर रही। अगर 1.50 से ऊपर जा रहा है, 2.5% तक जा रहा है, 2.50 तक, तो मतलब एवरेज है। 2.50 से जितना ऊपर, मतलब 2.5% से जितना CTR ऊपर है उतनी तगड़ी ऐड है आपकी, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि रेजोनेट कर रही है या नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम CTR लिंक क्लिक थ्रू रेट क्यों ना देखें, CTR ऑल क्यों देखें। मतलब अगर 100 लोगों की स्क्रीन पर ऐड आई, उसमें से जो इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसका हुआ लिंक क्लिक वाला CTR, ये वाला लिंक क्लिक थ्रू रेट CTR, ठीक है। पर जो कहीं भी क्लिक कर दे गूगल एड्स या लाइक पे या कमेंट शेयर पे, उसको बोलेंगे CTR ऑल। तो मैं आपको CTR ऑल देखने के लिए बोल रहा हूँ, जो कहीं भी क्लिक कर दे। रीज़न क्योंकि अगर आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है, आपको कमेंट या शेयर वेयर का जो बटन होता है उस पर भी लोग कमेंट करके चले जाते हैं, अच्छा लगा मुझे बात करनी है, या लाइक करके चले जाते हैं। कभी कभी ना लाइफ में अर्जेंसी नहीं होती कोई चीज़ बाय करने की। मान लो मैं अभी गूगल एड्स चला के आ रहा हूँ और मुझे गूगल एड्स की ऐड भी दिख गई, तो मैं लाइक करूँगा कि अरे हाँ अभी मैंने गूगल का कैंपेन लाइव किया, मुझे थोड़ी सेल भी आने लग गई, तो ये ऐड अच्छी है, हाँ मैं इसको लाइक कर देता हूँ। बट अब मेरी लाइफ में अर्जेंसी तो नहीं है ना, मैं इसको अब दोबारा दोबारा मैं क्या करूँ ऐड का, मैंने तो गूगल पे कैंपेन बना लिया। बट इनकी ऐड मेरे साथ रेजोनेट तो करी ना, अच्छी चीज़ तो है ना, बट मेरी लाइफ में अर्जेंसी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली अब उसकी। तो हमेशा आप ये देखते हो कि आपकी ऐड रेजोनेट कर रही है या नहीं। अगर रेजोनेट कर रही है तो आपका काम हो गया। 1000 लोगों को भी अगर दिख रही है तो 1000 के 1000 की लाइफ में अर्जेंसी या रिक्वायरमेंट नहीं होगी इंस्टेंटली, आप नहीं उनको बेच सकते। तो आपको रेजोनेट करने वाला चीज़ देखना होगा। अगर आपका 2.5% से ऊपर है तो बहुत अच्छी जा रही है CTR। आपको इन सारे मैट्रिक से पता लग जाता है बेसिक कि आपका कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बेसिक एनालिसिस है। अब देखते हैं कि किस तरीके के लोग मेरी ऐड पे एक्चुअली में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर एक फ़ीचर होता है, पहले मैं रिज़ल्ट्स वाले कॉलम में आ जाता हूँ। तो मेरी टोटल लीड्स आपको पता है 186 थी। तो मैं यहाँ पे आके एक फ़ीचर होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। इसमें आपको 6 फीचर्स के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। पहला एज, ठीक है। आप एज पे जाओगे, आपको पता लग जाएगा किस एज के लोग आपकी लीड भर रहे हैं, आपको एज बाइफिकेशन मिल जाएगी। एज के बाद आपको फोकस करना है जेंडर पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के जेंडर के लोग मतलब आपसे ज़्यादा लीड फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेरे को मेल्स दिख रहे हैं। इसके बाद मैं करता हूँ ये भी बंद, और एज जेंडर के बाद आ जाती है चीज़ प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए विनिंग प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जिस पे ज़्यादा लीड्स आ रही है मैं तो उस पर जाऊँगा, है ना। उसके बाद प्लेटफॉर्म के बाद आ जाता है प्लेसमेंट के बाद मैं देख लूँगा भाई फेसबुक में प्रोफाइल बीड में लीड्स आ रही हैं, फेसबुक के रील्स पे मेरे को 22 लीड्स आई, और नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे फेसबुक की फीड से 34 आई, और नीचे जाऊँगा तो इंस्टाग्राम रील से 87 आई, इंस्टाग्राम स्टोरीज से 21 आई। तो मेरे को बाइफिकेशन मिल गया डेटा का, है ना। ये सारी चीज़ें मिल गई। तो एज, जेंडर, प्लेटफॉर्म, प्लेसमेंट। उसके बाद आप टाइमिंग भी देख सकते हो। लेट्स से आप जा सकते हो डिलीवरी में, और डिलीवरी में आप जा सकते हो टाइम ऑफ डे, ऐड अकाउंट टाइम जोन पे मैं क्लिक करूँगा किस टाइम मुझे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं। तो ये रात के 12-1 बजे होंगे, ये 1 बज गया, सुबह का 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से आप देखते हो किस टाइम पे यहाँ पे 11 आई, दोपहर के 12 बज गए, दोपहर के 2 बज गए, यहाँ पे ये 3 बज गए, ऐसे करते करते अब जो दोपहर हो गई तो ये कितने बज गए, हाँ तो ये 8 के करीब बज गए, 9, 10, 11, 12। रात को ज़्यादा लीड्स आई तो इस टाइम मैं अपने ऐड बजट बढ़ा सकता हूँ। इस टाइम मैं अपनी ऐड शेड्यूलिंग में एक ऑप्शन होता है कि इन इन स्लॉट्स पे मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो मैं अभी उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँगा। तो बेसिकली एक बार आपने ये 5-6 डेटा पॉइंट्स उठा लिए, एक जो लास्ट डेटा पॉइंट होता है वो रीजन का, कुछ जगह पे रीजन नहीं दिखता तो आप जियोग्राफी में जाके
अगर आप मल्टीपल सिटीज़ टारगेट कर रहे हो तो आप रीजन में भी देख सकते हो किस किस रीजन से मुझे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, है ना। चंडीगढ़ से एक आई, देहरादून से, दादर एंड नगर हवेली से एक आई, दिल्ली से 17, गुजरात से, इस तरीके से मुझे ये सारा डेटा पॉइंट आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद इन सब पॉइंट्स को लिखने के बाद आप क्या करोगे, एक नया कैंपेन बनाओगे। जो हमने अभी तक पहले कैंपेन बनाया था वो टेस्टिंग थी, मैंने बोला था टेस्टिंग फेज़ है। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स जब आपके पास आ गए, आप दोबारा कैंपेन्स में जाओगे, एक क्रिएट पे क्लिक करोगे, लीड्स या जो भी आपका है, मेरा लीड्स है तो मैं लीड्स बना रहा हूँ, और इसके बाद मैनुअल कैंपेन बनाओगे, कंटिन्यू करोगे। जैसे जो भी सेटिंग्स रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। एड सेट में आते हैं, एड सेट में भी मैं आपको बोल रहा था एक टाइम स्लॉट का ऑप्शन होता है, तो वो आता है लाइफ टाइम बजट में। अब ये फाइनल कैंपेन में आपको लाइफ टाइम बजट रखना है, ठीक है। जो भी आपका कितने भी दिन का चलाना चाहते हो, ये पूरे 1 महीने का है, आप कम दिनों के लिए ज़्यादा बजट लगाना चाहते हो या कैसे भी, वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने बजट। और यहाँ पर एक ऑप्शन एनेबल हो जाता है, रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल। जैसे ही आप इसको टिक करोगे, अब आपके पास टाइम और डे स्लॉट्स आ जाएंगे। लेट्स से मैं ट्यूसडे को चलाना चाहता हूँ शाम को, क्योंकि मेरे को शाम और रात को ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे, है ना। तो मैं यहाँ पे 3 से लेके रात के 12 बजे तक चलाता हूँ, सारे दिन पे मैं ये चाहता हूँ। पर मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे को ना चले तो मैं यहाँ छोड़ दूँगा। अदरवाइज़ आप चाहते हो सैटरडे संडे को भी चलाना है तो मैं चला दूँगा। यहाँ मैंने मंडे छोड़ दिया, मंडे में मैं किसी भी स्लॉट पे नहीं चला रहा। इस स्लॉट सिस्टम और टाइमिंग सिस्टम को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसके बाद इस कैंपेन को लाइव कर सकते हो। और जो हमने डेटा पॉइंट्स निकाले थे, कौन से शहरों से सेल आ रही है वो शहर यहाँ पे डाल दो, है ना। कौन से एज जेंडर और से आ रही है वो यहाँ पे डाल दो। कौन सी प्लेसमेंट और प्लेटफॉर्म से आ रही है वो मैनुअल प्लेसमेंट टिक करके यहाँ पे डाल दो। तो आपका कैंपेन अब थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। अब मुझे रील से आ रही थी, इंस्टाग्राम रील से, तो मैं क्या करूँगा, स्टोरीज़ और रील से, तो मैं इन दोनों को अनचेक कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे एक रील फॉर्मेट में वीडियो ऐड शूट करूँगा और उसे प्रमोट करूँगा कंटेंट पे। मेरी वीडियो जहाँ पे अभी 34 रुपीज़ लीड आ रही है, हो सकता है वो 16-20 रुपये 25 रुपये पे ड्रॉप हो जाए। तो एक तो लीड सस्ती पड़ेगी और ज़्यादा आएगी, तो मेरी ऐड और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था इस चीज़ के लिए, आपको वो आइडिया लग गया होगा। दोबारा इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं डैशबोर्ड को। तो नीचे आते हैं, दोबारा 186 वाला कैंपेन अपना ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और 186 वाले कैंपेन पे अब हमें इतना समझ हो गया कि भाई इन मैट्रिक्स को कैसे रीड करते हैं डैशबोर्ड पर, बेसिक। और अगर आपको और चीज़ें देखनी है जैसे ई कॉमर्स के लिए, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स वाला ये जो टैब है ब्रेकडाउन के साथ, यहाँ पे जाके आप कुछ कस्टम कॉलम भी यानी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कॉलम्स को। जैसे आपको रोएस वगैरह देखनी है ना, या आपको परचेज़ वैल्यू, रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखना है, तो ये सारी कॉलम्स आप यहाँ पे डालोगे, अप्लाई करोगे। तो मेरा तो ई कॉमर्स नहीं है, लीड जनरेशन है, तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आएगा। बट आपका अगर ई कॉमर्स होगा तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके लिए ईजी हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो और भी आप यहाँ पे कस्टम कॉलम्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जो जो आपको कॉलम चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर दोगे और वो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वाले पे जाना है, आप दोबारा क्लिक करो, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे आ जाओ, तो वो सारा जो रोएस वोएस मैंने डाला था वो देखोगे हट जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मली डैशबोर्ड रीडिंग, डैशबोर्ड समझना मेटा का। अब देखते हैं कि अगर ये कैंपेन चल रहा है और इसकी जो हमारी ऐड पे क्लिक करके लोग जा रहे हैं वो आ रहे हैं एनालिटिक्स पे, तो एनालिटिक्स कनेक्ट कैसे करते हैं वो आप एक बारी यूट्यूब पे या किसी पे भी वो देख सकते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, कि किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ एनालिटिक्स को। तो ये उसी के लिए कामयाब है जो अपनी लीड्स वेबसाइट पे कैप्चर कर रहे हैं, या ई कॉमर्स वाले अपनी वेबसाइट पे सेल्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। बट जो इंस्टेंट फॉर्म वगैरह रन कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे लीड्स ले रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हैं, उनके लिए एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी खुद की वेबसाइट पे आप नहीं भेज रहे हैं ना ट्रैफिक, वो तो उनका ही थर्ड अपने इनबिल्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन पे आप एनालिटिक्स को नहीं कर सकते यूज़। हम ये मान के चल रहे हैं जो वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक भेज रहे हैं मेटा से, उनके लिए। तो आप जैसे ही एनालिटिक्स में आते हो, कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड होता है होम पे। मैं यहाँ पे व्यू रिपोर्ट स्नैपशॉट करता हूँ और बिल्कुल बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको सबसे पहले। तो जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हो, तो कैंपेन में आप, हमने पिक्सल करने के बाद एक ऑप्शन छोड़ा था, वो था
नीचे बॉटम पे URL पैरामीटर, वैसे मैंने बता दिया था बट अब वो समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये है URL पैरामीटर्स। जब भी आप कोई अपनी ऐड बनाओ तो आप वेबसाइट इवेंट्स तो हमेशा ऑन करो ही, जो पिक्सल हमने कॉन्फ़िगर करना बाद में पिछले सेशंस में देखा था। बट इसके बाद आप URL पैरामीटर ज़रूर बनाओ। URL पैरामीटर क्या करता है, जो भी आप अपने कैंपेन को नाम वाम दोगे, लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, और टेस्टिंग इसको मैंने नाम दे दिया और डेट डाल दी, जिस तरीके से हमने नेम कल्चर देखा था। मैं पूरा नहीं लिख रहा बट बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, एड सेट को भी दे देता हूँ टुडेज एड सेट, और इसमें दे देता हूँ कोर्स सेलिंग कर रहा हूँ मैं। ये सब करने के बाद मैंने सारे नाम दे दिए। अब ऐड लेवल पे मैं नीचे बॉटम पे जा रहा हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ URL पैरामीटर का ऑप्शन। ये हमारी हेल्प करेगा गूगल एनालिटिक्स में हमारे कैंपेन्स को एनालाइज करने के लिए। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करना, हमें मेटा को और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट नहीं करना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस यहाँ पे एक URL पैरामीटर का स्ट्रक्चर मैं जो बता रहा हूँ उसे बस कॉपी करना है और एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर करना है, बस और कुछ नहीं करना है। दो चीज़ें करनी है, मैं रिपीट करता हूँ। एनालिटिक्स को, गूगल एनालिटिक्स जिस पे मैं अभी हूँ, इसे आपको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, और जो ये आपका URL पैरामीटर है इसको बस जो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ वैल्यूज़ आपको कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैं बिल्ड URL पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ। कैंपेन सोर्स में आप डालोगे कैंपेन नेम, कैंपेन डॉट नेम, ठीक है। दूसरे में कैंपेन मीडियम में आप डालोगे प्लेसमेंट, ठीक है। तीसरे में डालोगे कैंपेन नेम में आप डालोगे एड सेट नेम, एड सेट डॉट नेम, ठीक है। फोर्थ है कंटेंट, इसमें आप डालोगे ऐड नेम यानी ऐड डॉट नेम। ये चारों वैल्यूज़ का काम क्या है, अब जो आपको पता है मैंने पीछे अभी नाम दिया था टेस्टिंग और फिर डेट डाली थी, वो देखो 0/6/2025। फिर मैंने एड सेट का नाम डाला टुडेज़ एड सेट, तो ये एड सेट की वैल्यू मैंने डाला। ये सारे नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे जब कैंपेन चलेगा और लोग इस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पिक होके एनालिटिक्स को पता चलती रहेंगी कि अच्छा ये वो वाले कैंपेन से फेसबुक की फीड से आया, अच्छा ये वहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम की फीड से है। एग्जांपल के लिए ये चार वैल्यूज़ जब आप कॉपी करके बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करोगे, आपको डायरेक्टली बस अप्लाई करना है, तो आपका इस तरीके से UTM सोर्स पूरा लिंक बन जाएगा। बस आप इसे पब्लिश कर दो, आपका काम हो गया। जब आप पब्लिश कर दोगे, ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, तो आपका कैंपेन लाइव वाइव हो जाएगा। अब हम एनालिटिक्स पे आते हैं, तो ये दिखेगा कहाँ पे, तो हम एक्विजिशन में जाते हैं और ट्रैफिक एक्विजिशन में जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक एक्विजिशन में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा प्लस बटन का, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रैफिक सोर्स, आप देख सकते हो इसे। मैं ट्रैफिक सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है सेशन सोर्स स्लैश मीडियम, ये वाला ऑप्शन। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो अब क्या हो गया, जो भी मेरा डेटा था वो बाइफर्केट हो गया। जो जो कैंपेन से मेरे को डेटा आ रहा है ना, उनका नाम और कैंपेन के नाम के साथ उनकी प्लेसमेंट, जिस प्लेसमेंट से वो आ रहे हैं, मेरे को पता लग जाएगा कितने यूज़र्स हैं। अब आप बोलो अरे इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो हमें वहाँ से भी पता लग रहा था। अब जैसे ये वाला कोर्स था या ये PMA वाला था, तो वापस आते हैं, PMA USA वाली ये ऐड है ना, तो ये PMA US वाली ऐड है। इससे क्लिक करके मुझे अभी पता चला कि भाई लेट्स से चलो मैं ना यूज़र एक्विजिशन में जा रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। आप यूज़र एक्विजिशन में भी सेम चीज़ कर सकते हो। तो लेफ़्ट साइड एक्विजिशन में मैं यूज़र एक्विजिशन में जा रहा हूँ, और यूज़र एक्विजिशन में मैं सेम चीज़ करूँगा। नॉर्मली आपको एनालिटिक्स इस तरीके से दिखता है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ट्रैफिक सोर्स क्रॉस चैनल ऊपर वाला, और इसमें सेशन सोर्स स्लैश मीडियम। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास कैंपेन बाइफिकेशन आ गई। अब यहाँ पे दिख रहा है PMA यूज़र्स इतने, है ना। तो यहाँ पर टोटल यूज़र्स छोड़ो, न्यू यूज़र्स देखते हैं। न्यू यूज़र्स आए मुझे 13 दिन में, तो मैं ऊपर डेट रेंज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लास्ट 28 डेज़ है, तो मैं लास्ट 7 डेज़ कर लेता हूँ। लास्ट 7 डेज़ मैंने अप्लाई किया तो लास्ट 7 डेज़ का डेटा आ गया। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए डेटा नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। हाँ, तो फ़िलहाल के लिए दिखा रहा है 1 2 3 इसकी वैल्यूज़ बनी, तो टोटल 3 यूज़र्स जो है मैं, क्योंकि यहाँ पे पेज पेजिनेशन देखोगे तो यहाँ पे एक 11 से 13 पेज पे आ गया मैं। सिर्फ 3 ही यूज़र्स आए, मतलब न्यू यूज़र्स वाली कैटेगरी देखते हैं। 1 2 3 3 यूज़र्स आए
3 अलग अलग वैल्यू से। इंस्टाग्राम रील से एक बार आया, फिर इंस्टाग्राम रील से पहले भी आया, फिर फेसबुक स्टोरी से भी आया, अलग अलग टाइम पे आए, इसलिए 3 वैल्यूज़ बन गई। ठीक है, तो 3 जब ये वैल्यूज़ बनी, अब आप देखोगे, मैं वापस ऐड में आता हूँ इसी कैंपेन में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस कैंपेन में जब मैं आगे जाता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे को लिंक क्लिक्स जो आए वो 18 आए, और मेरे को यूज़र्स जो आए वो सिर्फ 3 आए, 1 2 3, राइट। तो ये एक लाइव कैंपेन चल रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। तो ये यूएस के लिए एक कैंपेन रन हो रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पर दिखा रहा है 18, तो कितना डिफरेंस है 15 का। तो इस पर भी मैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो लास्ट 7 डेज़ कर लेता हूँ। अब लास्ट 7 डेज़ का देखते हैं। तो लास्ट 7 डेज़ का जो है, यहाँ पर भी सेम रेंज है, यहाँ पर भी लास्ट 7 डेज़ है, 30 से 5 तारीख, यहाँ पे भी है 30 जन से 5 तारीख। तो यहाँ पर दिखा रहा है 10 क्लिक्स, बट एक्चुअल लैंडेड यूज़र्स है 3। इसका मतलब है 7 लोगों ने क्लिक किया होगा ऐड पे, है ना, और लोड होने से पहले ही ऐसे ऐसे कट कर दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली 10 क्लिक्स ऐसे आए और उनमें से सिर्फ 3 यूज़र्स लैंड हुए। इसलिए हमें पीछे वो यूआरएल पैरामीटर बनाना पड़ता है ताकि हम एक्चुअल में लैंडेड यूज़र्स देख पाएँ और रियल कन्वर्जन निकाल पाएँ अपनी। इससे आपका एनालिटिक्स यानी कैंपेन एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका दोनों टूल्स को यूज़ करके एनालिसिस। इवन अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर, अगर आपका ई कॉमर्स होता मेरा, तो आप यहाँ पे सेल्स का पेज आ रहा होता है, उनका ऑलरेडी परचेज इवेंट कन्फिगर होता है सेल्स वालों का एनालिटिक्स के साथ, तो उनकी सेल्स वैल्यू भी यहाँ पे पिक होती रहती है, तो और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो एनालिसिस के लिए। तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम चैप्टर 6 में जंप करते हैं कि और क्या चीज़ें जो मेटा में आपको चाहिए होती हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।